निर्णय निर्णय आपराधिक विविध याचिका संख्या आपराधिक अपील क्रमांक 2004 का 10,422 2004 का 1129 संतोष हेगड़े जे। यहां प्रतिवादी राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव न्यायिक हिरासत में थे। इस न्यायालय द्वारा जमानत रद्द करने के बाद उन पर आईपीसी की धारा 120 बी के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध का आरोप लगाया गया और उन्हें आदर्श जेल बेऊ पटना में रखा जाना था। जब वह कथित तौर पर ऐसी न्यायिक हिरासत में थे तो इस अदालत ने मीडिया रिपोर्ट से देखा कि 4 मई 2004 को उन्हें मधेपुरा नामक स्थान पर एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पाया गया था। इसे ध्यान में रखते हुए संबंधित अधिकारियों से इस अदालत को अवगत कराने के लिए एक रिपोर्ट मांगी गई थी कि उस दिन मधेपुरा में प्रतिवादी को किस अधिकार के साथ पाया गया था और उसे एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करने की अनुमति कैसे दी गई थी। रिपोर्ट गृह सचिव बिहार राज्य जांच एजेंसी सीबीआई और पीठासीन अधिकारी फास्ट ट्रैक सत्र न्यायालय मधेपुरा से प्राप्त हुई थी। उपरोक्त रिपोर्टों से पता चला कि फास्ट ट्रैक सेशन कोर्ट मधेपुरा ने एक लंबित मुकदमे में प्रोडक्शन वारंट जारी किया था और उक्त वारंट के अनुसार प्रतिवादी को मधेपुरा ले जाया गया था। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि उक्त दिन को अवकाश घोषित किया गया था, इसलिए उसे क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और वापस हिरासत में भेज दिया गया। हालांकि रिपोर्टों में यह नहीं बताया गया कि किस आधार पर प्रतिवादी को राजनीतिक बैठक को संबोधित करने की अनुमति दी गई, जबकि वह अभी भी हिरासत में था। सीबीआई द्वारा दायर रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रतिवादी ने पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत से मधेपुरा में अपने साथ एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया और उसके साथ आए एस्कॉर्ट उसे विभिन्न स्थानों पर ले गए जहां प्रतिवादी उत्पादन वारंट के दायरे से परे जाना चाहता था। फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा प्रोडक्शन वारंट जारी करने की सत्यता की जांच जिला एवं सत्र न्यायाधीश मधेपुरा से कराने का निर्देश हमारे द्वारा दिया गया है और उक्त न्यायाधीश की रिपोर्ट के साथ साथ पीठासीन पदाधिकारी फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा स्पष्टीकरण भी दिया गया है। इस न्यायालय के विचाराधीन है और इस स्तर पर उससे निपटना आवश्यक नहीं है। ये नोट करना पर्याप्त है कि प्रतिवादी ने मधेपुरा फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा जारी प्रोडक्शन वारंट के अधिकार का दुरुपयोग किया था। उपरोक्त पूछताछ के दौरान हमें ये भी पता चला कि 12 मार्च 2004 को उसकी जमानत रद्द करने के इस न्यायालय के आदेश के अनुसार हमने प्रतिवादी को हिरासत में लेने का निर्देश दिया था, लेकिन वास्तव में प्रतिवादी को कभी जेल नहीं ले जाया गया। जब जमानत रद्द होने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया और पटना ले जाया गया तो बहुत आश्चर्यजनक रूप से प्रतिवादी की जांच के लिए एक तत्काल मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया, जिसने तुरंत अपने संविधान और प्रतिवादी की जांच के बाद निर्देश दिया कि प्रतिवादी को पटना मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा उपचार की आवश्यकता है, इसलिए निर्देश दिया गया उक्त मेडिकल कॉलेज में उनका रहना। यद्यपि पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उनके इलाज के लिए एक अलग कैदी कक्ष है, संबंधित डॉक्टर और अस्पताल के अधीक्षक के विशेष आदेश के तहत याचिकाकर्ता को एक विशेष वार्ड में रखा गया था। प्रदान किया गया आवास न केवल प्रतिवादी के लिए था बल्कि उसके निजी कर्मचारियों और अन्य लोगों के लिए भी था जिनकी प्रतिवादी के साथ उपस्थिति अनधिकृत थी। पटना मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक और उन्हें विशेष वार्ड में रखने की सलाह देने वाले संबंधित डॉक्टर द्वारा दायर जवाब विरोधाभास से भरा है कि विशेष वार्ड में उनके इलाज का आदेश क्यों और किसने दिया। इस संबंध में इस न्यायालय द्वारा एक अलग जांच की जा रही है, लेकिन वर्तमान में यह नोट करना पर्याप्त होगा कि प्रतिवादी के पास पर्याप्त प्रभाव या कारणों से भारी प्रभाव है, चाहे वह पटना मेडिकल कॉलेज के प्रशासन और कर्मचारियों के साथ हो, जो इसके लिए तैयार हैं। प्रतिवादी को जेल की कैद से बचाने और प्रतिवादी को अनधिकृत सुविधाएं प्रदान करने में मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करें। प्रतिवादी को दी गई इन अवैध सुविधाओं के बारे में पता चलने पर इस अदालत ने उसे बेऊ जेल में स्थानांतरित करने और जरूरत पड़ने पर वहां कैदी की कोठरी में उसका इलाज कराने का निर्देश दिया। सामान्य तौर पर किसी को यह उम्मीद होती है कि अभियुक्त जिसकी जमानत रद्द कर दी गई है और जो जमानत के लिए आवेदन करने का इरादा रखता है, वह इस तरह व्यवहार करेगा कि अभियोजन पक्ष को यह तर्क देने की कोई गुंजाइश न हो कि वह उपलब्ध सुविधाओं का दुरुपयोग कर रहा है जब वह जेल में है तो उसे कानून में। लेकिन ऐसा लगता है कि यह प्रतिवादी का रवैया नहीं है। इस न्यायालय द्वारा जमानत रद्द करने के तुरंत बाद प्रतिवादी ने जमानत देने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष एक नया आवेदन दायर किया था, जिसे 21 सितंबर 2004 के उच्च न्यायालय के आदेश द्वारा अनुमति दी गई थी और जमानत के उक्त आदेश के अनुसार प्रतिवादी आया था। जेल से रिहा होना है। जमानत देने के उच्च न्यायालय के उक्त आदेश को शिकायतकर्ता और जांच एजेंसी सीबीआई ने इस अदालत के समक्ष चुनौती दी थी, लेकिन इस बीच जो हुआ वह ध्यान देने योग्य है। 26 सितंबर 2004 को जब प्रतिवादी जमानत के कारण जेल से बाहर था,
उच्च न्यायालय द्वारा दी गई अनुमति के बाद जिस बीमारी की शिकायत है उसका इलाज कराने के बजाय उस पर आरोप है कि वह उस दिन देर रात जेल में अपने सहकैदियों के लिए एक पार्टी की मेजबानी कर रहा था। हालांकि इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार प्रस्तुत रिपोर्ट में अधिकारियों ने ये स्वीकार नहीं किया कि 26 सितंबर 2004 को आरोपी द्वारा एक पार्टी दी गई थी। उन्होंने ये स्वीकार किया कि उस रात 9:30 बजे से 10:00 बजे के बीच प्रतिवादी ने अनधिकृत रूप से दौरा किया था। जेल मैनुअल के तहत जेल में प्रवेश पर सभी प्रतिबंधों के विपरीत जेल परिसर के निषिद्ध क्षेत्रों में प्रतिवादी के इस अनधिकृत प्रवेश के संबंध में एक शिकायत दर्ज की गई है और पटना उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देश के आधार पर इस संबंध में एक जांच चल रही है और कुछ जेल अधिकारियों को स्थानांतरित कर दिया गया है। 1 अक्टूबर 2004 को इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दिए जाने के खिलाफ शिकायतकर्ता की अपील पर विचार करते हुए प्रतिवादी को तुरंत हिरासत में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया, जिसके परिणामस्वरूप उसे वापस हिरासत में ले लिया गया। ये भी रिकॉर्ड में आया है कि न्यायिक हिरासत में रहते हुए प्रतिवादी सेल फोन का उपयोग कर रहा था जो उसके पास से जब्त किया गया था और वह उन कट्टर अपराधियों के साथ निकटता से बातचीत कर रहा था जो जेल की सजा काट रहे थे या विचाराधीन कैदी थे। प्रतिवादी नंबर 1 पर जब वह न्यायिक हिरासत में था उस पर डिम्पल मेहता नामक व्यक्ति की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है, जिसके संबंध में पूर्णिया सदर पीएस केस नंबर 159/2004 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 302 के तहत 28 सितंबर 2004 को दर्ज की गई है। आईपीसी की धारा 120B 34 और आर्म्स एक्ट की धारा 27। यह अपर न्यायालय के आदेश पत्र दिनांक 25 फरवरी 2003 से प्रकट होता है। सत्र न्यायाधीश एकादश पटना ने बताया कि सूचक श्री कल्याण चंद्र सरकार को अनुभवी अपराधियों द्वारा धमकी दी गई थी, इसलिए पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ साथ एसपी को उनके और उनके परिवार के सदस्यों के लिए उचित सुरक्षा व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया था। इस अदालत के 2 दिसंबर 2004 के आदेश के जवाब में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का पैराग्राफ 3.12 इस प्रकार है। 3.12 जांच से पता चलता है कि श्री दीपक कुमार सिंह आईएएस जेल महानिरीक्षक ने 1 नवंबर 2004 को विशेष शाखा की 30 अक्टूबर 2004 की एक रिपोर्ट भेजी थी कि श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव कई आगंतुकों से मिल रहे थे। बेऊ जेल का प्रशासनिक ब्लॉक जेल में आगंतुकों के लिए निर्दिष्ट बैठक स्थान नहीं, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे कई आगंतुक जो उनसे श्री पप्पू यादव से मिलने के बहाने जेल में दाखिल हुए थे, वास्तव में अन्य खूंखार कट्टरपंथियों से मिल रहे थे। जेल में बंद अपराधी जेल महानिरीक्षक ने जैन अधीक्षक से जेल मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार कैदियों के साथ साक्षात्कार की अनुमति देने का भी आग्रह किया था। अब ये किसी भी विवाद से परे है कि जेल के अंदर बड़ी संख्या में लोगों का इस तरह जाना बिहार जेल मैनुअल के प्रावधानों और विशेष रूप से उसके नियम 623, 626-628 का उल्लंघन है। यहाँ तक कि मधेपुरा निर्वाचन क्षेत्र से संसद सदस्य के रूप में चुने जाने पर भी वह डिवीजन आई कैदियों के लिए विशेष नियम 1000 जो हर पखवाड़े में केवल एक बार साक्षात्कार की अनुमति देता है और नियम 1001 जो राजनीतिक मामलों को इसमें शामिल करने से रोकता है, को ध्यान में रखते हुए ऐसे आगंतुकों से मिलने के हकदार नहीं थे। बातचीत इन नियमों का भी उल्लंघन हुआ है। इस प्रकार यहाँ ऊपर दर्ज की गई सामग्री से पता चलता है कि प्रतिवादी के मन में कानून के शासन के प्रति बिल्कुल भी सम्मान नहीं है और न ही वह किसी भी तरह से अपने गैरकानूनी कृत्यों के परिणामों से डरता है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि यहाँ ऊपर दर्ज प्रतिवादी के कुछ कृत्य तब भी किए गए हैं जब जमानत देने के लिए उसका आवेदन लंबित है। रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से ये भी पता चलता है कि बेऊ में जेल अधिकारी इस प्रतिवादी की अवैध गतिविधियों को नियंत्रित करने की स्थिति में नहीं है, चाहे जो भी कारण हो। प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री आर.के. जैन ने कहा कि प्रतिवादी के मधेपुरा में पाए जाने पर कोई दोष नहीं पाया जा सकता क्योंकि उसे एक अदालत द्वारा तलब किया गया था, लेकिन हमारी राय में यह अपने आप में किसी राजनीतिक बैठक को संबोधित करने में प्रतिवादी के आचरण से दोषमुक्त नहीं होगा। यहाँ तक कि इस तथ्य से भी प्रतिवादी द्वारा इनकार नहीं किया जा सकता है कि प्रतिवादी 26 सितंबर 2004 को जेल में दाखिल हुआ था जब वह कानून के विपरीत जमानत पर बाहर था। चूंकि इस संबंध में एक आपराधिक शिकायत विचाराधीन है, वह इस तथ्य से भी इनकार नहीं कर सके कि 1 दिसंबर 2004 को जेल के निषिद्ध क्षेत्र में बड़ी संख्या में अनाधिकृत व्यक्ति उनसे मिलने आए थे, लेकिन इस पर उनका जवाब था कि प्रतिवादी संसद का निर्वाचित सदस्य होने के नाते उनके पास हर चीज थी, अपने समर्थकों के साथ बातचीत करने का अधिकार, और यदि किसी निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा इस तरह की बातचीत के विपरीत कोई कानून है तो उसे अधिकारातीत घोषित किया जाना चाहिए।
उन्होंने ये भी कहा कि संसद सदस्य होने के नाते वह उच्च श्रेणी के कैदी हैं, इसलिए मुलाकात के अधिकार के संबंध में जेल मैनुअल के सामान्य नियम उन पर लागू नहीं होते हैं। विद्वान वकील की ये दलीलें किसी भी कानून द्वारा समर्थित नहीं है, इसके विपरीत ये बिना किसी आधार के एक तर्क बनकर रह गया है। विद्वान वकील ने तब गंभीरता से तर्क दिया कि बेऊर जेल से प्रतिवादी का स्थानांतरण उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा, जैसा कि इस न्यायालय ने सुनील बत्रा द्वितीय बनाम दिल्ली प्रशासन 1980 3 SCC 488 फ्रांसिस कोर्ली मुलिन बनाम के मामले में घोषित किया था। प्रशासक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली एवं अन्य 1981 1 SCC 608 एवं इंदर सिंह एवं अन्य बनाम राज्य दिल्ली प्रशासन 1978 4 SCC 161। हमने उपरोक्त निर्णयों का अध्ययन किया है जो उन मामलों के तथ्यों पर दिए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत विचाराधीन कैदी का मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं है। उनसे मुलाकात का अधिकार और अन्य अधिकार भी जेल मैनुअल में प्रदान किए गए हैं। एक विचाराधीन कैदी के रूप में प्रतिवादी जेल के आंतरिक अनुशासन को बनाए रखने के लिए बाध्य था। ऐसा मौलिक अधिकार जेल मैनुअल और अन्य प्रासंगिक कानूनों द्वारा सीमित है जो ऐसे अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगाते हैं। बिहार जेल मैनुअल या अन्य प्रासंगिक कानूनों के प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित नहीं किया गया है। प्रतिवादी ऐसे वैधानिक नियमों का पालन करने के लिए बाध्य है। डी भुवन मोहन पटनायक एवं अन्य बनाम में आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य 1975 3 SCC 185। इस न्यायालय ने कहा कि एक दोषी को यह निर्देश देने का कोई अधिकार नहीं है कि कैदियों को भागने से रोकने के लिए गार्ड तैनात किए जाने चाहिए या नहीं, क्योंकि इससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता या उनकी वैधानिक स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। व्यस्तताएं। इसलिए हमारी राय में कोई दोषी या विचाराधीन कैदी जो देश के कानून की अवज्ञा करता है, ये तर्क नहीं दे सकता कि उसे एक जेल से दूसरे जेल में स्थानांतरित करना स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि जेल मैनुअल में इसका प्रावधान नहीं है। यदि तथ्यात्मक स्थिति में किसी कैदी को एक जेल से दूसरे जेल में स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है, चाहे वह दोषी हो या विचाराधीन कैदी, जब कानून के शासन को दंडमुक्ति से चुनौती दी जा रही हो तो अदालतों को असहाय दर्शक नहीं बनना चाहिए। कानून के हाथ इतने लंबे हैं कि किसी कैदी को एक जेल से दूसरे जेल में स्थानांतरित करके भी स्थिति का समाधान किया जा सकता है, यानी यह मानकर कि संबंधित जेल मैनुअल इस तरह के स्थानांतरण का प्रावधान नहीं करता है। हमारी राय में विद्वान वकील का तर्क, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, कानून के अधिकार और महिमा को कमजोर करता है। यहाँ ऊपर वर्णित तथ्य स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि प्रतिवादी ने बार बार कानून का उल्लंघन किया है, यहाँ तक कि जब वह हिरासत में था और कभी कभी जमानत पर भी था। हमें यहाँ पूरी गंभीरता से ध्यान देना चाहिए कि बेऊर जेल के अधिकारियों और पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के संबंधित डॉक्टरों ने अपने स्वयं के कारणों से, स्वेच्छा से या अन्यथा प्रतिवादी को कानून का उल्लंघन करने में सक्षम बनाया है। इस प्रक्रिया में हमें लगता है कि संबंधित अधिकारी, विशेष रूप से बेऊर सेंट्रल जेल पटना के अधिकारी, प्रतिवादी की अवैध गतिविधियों को नियंत्रित करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए यह जरूरी है कि प्रतिवादी को बिहार से बाहर स्थानांतरित किया जाए। कैदियों के अंतर्राज्यीय स्थानांतरण से संबंधित मामला कैदी अधिनियम द्वारा शासित होता है। उक्त अधिनियम की धारा 3 इस प्रकार है। एक कारागार का अर्थ है कैदियों को हिरासत में रखने के लिए राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेशों के तहत स्थायी या अस्थायी रूप से उपयोग की जाने वाली कोई जेल या स्थान, और इसमें उससे जुड़ी सभी भूमि और भवन शामिल हैं, लेकिन इसमें शामिल नहीं है उन कैदियों के कारावास के लिए कोई स्थान जो विशेष रूप से पुलिस की हिरासत में है। बी दंड प्रक्रिया संहिता 1882 की धारा 541 के तहत राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से नियुक्त कोई भी स्थान, या सी कोई भी स्थान जिसे राज्य सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा सहायक जेल घोषित किया गया हो। उपरोक्त प्रावधान का अवलोकन करने से स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि विचाराधीन कैदी के स्थानांतरण के लिए कोई प्रावधान मौजूद नहीं है। डेविड पैट्रिक वार्ड और अन्य बनाम मामले में एक बंदी के अंतर राज्य स्थानांतरण की प्रार्थना इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आई। भारत संघ और अन्य 1992 4 SCC 154, जहां एक निवारक हिरासत मामले में याचिकाकर्ता को इलाहाबाद की नैनी जेल में बंद कर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने अन्य बातों के साथ साथ इस आधार पर तिहाड़ जेल, दिल्ली में अपने स्थानांतरण के लिए प्रार्थना की कि कांसुलर अधिकारियों को वियना कन्वेंशन के अनुच्छेद 36 के संदर्भ में भेजने वाले राज्य के एक नागरिक से मिलने का अधिकार है जो जेल में है या हिरासत में है। कांसुलर संबंध। नैनी जेल के अधिकारियों ने संकेत दिया था कि जब भी ब्रिटिश कांसुलर रिलेशंस के अधिकारी दौरे की इच्छा करेंगे तो उसके लिए उचित व्यवस्था की जाएगी। इस न्यायालय ने उक्त अनुरोध को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
लेकिन ये निर्णय इस तथ्य का सूचक है कि उचित मामले में ऐसा अनुरोध किसी विचाराधीन कैदी या बंदी द्वारा भी किया जा सकता है और इसके विपरीत कोई वैधानिक प्रावधान नहीं होने के कारण ये न्यायालय अनुच्छेद 142 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है। भारत का संविधान आवश्यक निर्देश जारी कर सकता है। हालांकि यह सच है कि यह न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए कोई भी आदेश पारित नहीं करेगा जो मामले पर लागू मूल कानून को प्रतिस्थापित करने या इस विषय से संबंधित स्पष्ट वैधानिक प्रावधानों की अनदेखी करने जैसा होगा, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है। बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ 19984 SCC 409, लेकिन निम्नलिखित पर ध्यान देना उपयोगी है। 48 वास्तव में इन संवैधानिक शक्तियों को किसी भी तरह से किसी भी वैधानिक प्रावधानों द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, लेकिन साथ ही इन शक्तियों का प्रयोग तब नहीं किया जाना चाहिए जब उनका प्रयोग किसी कानून में स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए के साथ सीधे टकराव में आ सकता है। विषय से स्पष्ट रूप से निपटना। इसलिए यह समझा जा सकता है कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय की पूर्ण शक्तियां न्यायालय में अंतर्निहित हैं और उन शक्तियों की पूरक हैं जो विशेष रूप से विभिन्न कानूनों द्वारा न्यायालय को प्रदान की जाती हैं, हालांकि उन कानूनों द्वारा सीमित नहीं है। ये शक्तियां पार्टियों के बीच पूर्ण न्याय करने की दृष्टि से कानून से स्वतंत्र भी मौजूद हैं और पूरक शक्तियों की प्रकृति में हैं और अन्याय को रोकने के लिए अदालत की सामान्य अंतर्निहित शक्तियों की तुलना में एक अलग और शायद व्यापक स्तर पर भी रखी जा सकती हैं। इतने व्यापक दायरे में शामिल संवैधानिक प्रावधान से जो लाभ मिलता है वह यह है कि यह न्याय की धारा में रुकावट या रुकावट को रोकता है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सुप्रा देखें यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन बनाम में भारत संघ 1991 4 SCC 584। इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने कानून को इस प्रकार बताया। 83 सामान्य कानूनों में निहित निषेध या सीमाएं या प्रावधान वास्तव में अनुच्छेद के तहत संवैधानिक शक्तियों पर निषेध या सीमाओं के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं। 142 कानून में इस तरह के निषेध या सीमाएं किसी विशेष कानून की योजना को मूर्त रूप दे सकती हैं और प्रतिबिंबित कर सकती हैं, प्राधिकरण या न्यायालय की प्रकृति और स्थिति को ध्यान में रखते हुए, जिस पर कुछ उचित तरीके से सीमित शक्तियां प्रदान करने पर विचार किया जाता है। सीमाएं आवश्यक रूप से सार्वजनिक नीति के किसी मौलिक विचार को प्रतिबिंबित या उस पर आधारित नहीं हो सकती हैं। विद्वान अटॉर्नी जनरल श्री सोराबजी ने गर्ग केस 18 का जिक्र करते हुए कहा कि अनुच्छेद 142 के तहत मौलिक कानून के स्पष्ट वैधानिक प्रावधानों के साथ असंगतता से उत्पन्न होने वाली शक्तियों पर सीमा का वास्तव में मतलब होना चाहिए और किसी भी मूल वैधानिक कानून में निहित कुछ स्पष्ट निषेध के रूप में समझा जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि प्रावधान के स्थान पर निषेध शब्द पढ़ा जाए तो शायद यह उचित विचार व्यक्त करेगा, लेकिन हमारा मानना है कि इस तरह का निषेध सार्वजनिक नीति के कुछ अंतर्निहित मौलिक और सामान्य मुद्दों पर आधारित होना चाहिए, न कि केवल किसी विशेष वैधानिक योजना या पैटर्न के लिए आकस्मिक। ये कहना फिर से पूरी तरह से गलत होगा कि अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियां ऐसे स्पष्ट वैधानिक निषेधों के अधीन हैं। इससे यह विचार व्यक्त होगा कि वैधानिक प्रावधान संवैधानिक प्रावधान पर हावी हो जाते हैं। शायद विचार व्यक्त करने का उचित तरीका यह है कि अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते समय और किसी कारण या मामले के पूर्ण न्याय की जरूरतों का आकलन करते समय शीर्ष न्यायालय किसी भी मूल वैधानिक प्रावधान में व्यक्त निषेधों पर ध्यान देगा। सार्वजनिक नीति के कुछ मूलभूत सिद्धांत और तदनुसार अपनी शक्ति और विवेक के प्रयोग को विनियमित करते हैं। यह प्रस्ताव अनुच्छेद 142 के तहत न्यायालय की शक्तियों से संबंधित नहीं है, बल्कि केवल इस बात से संबंधित है कि किसी कारण या मामले का पूर्ण न्याय क्या है या नहीं और शक्ति के प्रयोग के औचित्य के अंतिम विश्लेषण में क्या है। अधिकार क्षेत्र की कमी या निरर्थकता का कोई सवाल ही नहीं उठता। यूनियन कार्बाइड सुप्रा में निर्णय की शुद्धता के संबंध में कुछ हलकों में कुछ आलोचनाओं के बावजूद हम देख सकते हैं कि मोहम्मद में अनीस बनाम भारत संघ 1994 अनुपूरक 1 SCC 145 यह माना गया कि अनुच्छेद 142(1) के तहत सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 की धारा 6 द्वारा कमजोर नहीं किया जा सकता है। कर्नाटक राज्य बनाम में आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य 2009 SCC 572 इस न्यायालय ने कहा। 60 ये भी सच है कि अनुच्छेद 142 इस न्यायालय को पक्षों के बीच पूर्ण न्याय करने के लिए व्यापक शक्तियां प्रदान करता है और न्यायालय कोई भी आदेश पारित कर सकता है या कोई भी निर्देश जारी कर सकता है जो आवश्यक हो सकता है। पश्चिम बंगाल राज्य में बनाम संपत लाल 19852 SCR 256 इस न्यायालय ने कहा।
हमारी सुविचारित राय में अधिनियम की धारा 6 तब लागू नहीं होती है जब न्यायालय सीबीआई को जांच करने का निर्देश देता है और पार्टियों के वकील ने इस स्थिति पर विवाद नहीं किया है। इस दृष्टिकोण में अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को विवेकाधीन शक्ति का भंडार प्रदान करता है जिसका उपयोग किसी दिए गए मामले में पूर्ण न्याय देने के लिए उचित परिस्थितियों में किया जा सकता है। केवल बांग्लादेश अनुच्छेद 104 और नेपाल अनुच्छेद 88 दो अपने संविधान में समान प्रावधान शामिल करते हैं। अनुच्छेद 142 नागरिकों की सुरक्षा के लिए इस न्यायालय को दी गई एक महत्वपूर्ण संवैधानिक शक्ति है। किसी भी स्थिति में जब कानून राहत देने के उद्देश्य से अपर्याप्त पाए जाते हैं तो न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है। अशोक कुमार गुप्ता और अन्य बनाम यूपी राज्य और अन्य 19975 SCC 201-250 में इस न्यायालय ने कहा वह वाक्यांश पूर्ण न्याय अनुच्छेद 142 में निहित है। मानवीय सरलता या अनुच्छेद 32-136 के तहत घोषित कानून या कानून के संचालन के कारण या परिणाम से उत्पन्न असंख्य स्थितियों को पूरा करने के लिए लोच से युक्त चौड़ाई का शब्द है। और संविधान के 141 उद्धरण चिन्ह अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों के प्रयोग के आसपास उपरोक्त कानूनी ढांचे को ध्यान में रखते हुए ये न्यायालय दिल्ली न्यायिक सेवा एसोसिएशन बनाम गुजरात राज्य 1991 4 SCC 406 पृष्ठ पर 462 देखा गया। 50 अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति अनुच्छेद 32 और 136 के तहत पूर्ण और अवशिष्ट शक्तियों के साथ मिलकर इस न्यायालय के समक्ष मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए किसी भी अदालत के समक्ष लंबित आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की शक्ति रखती है। इसके अलावा रुचि अग्रवाल बनाम में अमित कुमार अग्रवाल एवं अन्य 2004-8 सुप्रीम 525 इस न्यायालय ने उस FIR को रद्द करने का आदेश दिया जहां आपराधिक कार्यवाही जारी थी। अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। मोहम्मद को भी देखें। शमीम एवं अन्य वी श्रीमती नाहिद बेगम और अन्य 2051 स्केल 109 P पर 113 इस अनुच्छेद के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये न्यायालय BN नागराजन और अन्य बनाम में मैसूर राज्य और अन्य एयर 1966 SC 1942 ने यह भी देखा है कि वह अपीलकर्ताओं जिन्होंने ने अपनी अपीलों पर मुकदमा नहीं चलाया है को राहत दे सकते हैं, लेकिन जिन्हें पूर्ण न्याय करने के लिए को भी फैसले का लाभ मिलना चाहिए न्यायालय द्वारा दिया गया। भारत संघ एवं अन्य बनाम में M भास्कर और अन्य 1996 4 SCC 416 पृष्ठ पर 423 इस न्यायालय ने संवैधानिक प्रावधान की यहां तक व्याख्या की है कि निर्णय के लाभ जहां उचित हो समान रूप से रखे गए सभी व्यक्तियों तक भी पहुंचाए जा सकते हैं, भले ही वे कार्यवाही में पक्षकार हो या नहीं। ESP राजाराम और अन्य को भी देखें। वी भारत संघ और अन्य 2001-2 SCC 186 P पर 193 और देव नारायण श्याम बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 2004-10 स्केल 124 पृष्ठ 145 पर आपराधिक मामलों में अनिल राय बनाम बिहार राज्य 2017 SCC 318 पृष्ठ 342 पर में न्यायालय ने हालांकि स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 142 का उल्लेख नहीं करते हुए फैसला सुनाया है कि एक गैर अपीलीय अभियुक्त जिसका मामला उसी के समान था अपीलकर्ता परिवर्तित दोषसिद्धि और सजा के लाभ के भी हकदार थे। दांडू लक्ष्मी रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 1999 7 SCC 69 पृष्ठ 76 पर से भी इसी तरह का निर्णय मिलता है। अंततः जैसा कि विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997 6 SCC 241 और विनीत नारायण बनाम भारत संघ 1998 1 SCC 226 के निर्णयों से देखा गया, अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देश कानून का निर्माण करते हैं। उस क्षेत्र को कवर करने वाले किसी भी ठोस कानून के अभाव में भूमि जब तक विधायिका ठोस कानून नहीं बनाती तब तक ऐसे निर्देश निर्वात को भरते हैं। जाहिरा हबीबुल्लाह शेख और अन्य बनाम में गुजरात राज्य और अन्य 2004-5 SCC 353 इस न्यायालय ने माना कि आपराधिक मुकदमे को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है। श्री जैन ने यह भी तर्क दिया कि इस न्यायालय के पास संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रतिवादी को स्थानांतरित करने के लिए स्वतः संज्ञान कार्रवाई शुरू करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। विद्वान वकील के इस तर्क पर विचार करते हुए हमने देखा कि हिरासत में अपने लंबे कार्यकाल के दौरान प्रतिवादी ने केवल 2 या 3 बार कानून का उल्लंघन किया है और वह अब एक बदला हुआ आदमी है, इसलिए निर्णय लेने से पहले उसे एक और अवसर दिया जाना चाहिए। उसे बेऊ जेल से स्थानांतरित करने के लिए
यहाँ हम श्री जैन को याद दिला सकते हैं कि आईजी जेल को धमकी देने की एक घटना हमारे द्वारा ये जांच शुरू करने के बाद हुई थी। उस पृष्ठभूमि में हमें नहीं लगता कि प्रतिवादी द्वारा किए गए उल्लंघनों की संख्या या गंभीरता हमें ऐसी मानवीय दलीलों को स्वीकार करने की अनुमति देगी। प्रतिवादी के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि यदि प्रतिवादी को बिहार से बाहर स्थानांतरित कर दिया जाता है तो यह निष्पक्ष सुनवाई के उसके अधिकार को खत्म कर देगा, क्योंकि वह कार्यवाही में भाग लेने और अपने वकील को प्रभावी ढंग से निर्देश देने की स्थिति में नहीं होगा। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि प्रतिवादी को उसके खिलाफ मुकदमे में उपस्थित होने का कानूनन अधिकार है। उनका आगे तर्क था कि प्रतिवादी को बिहार से भेजने से वह अपने परिवार से दूर हो जाएंगे, जो उनके बुनियादी मानवाधिकार का हनन होगा। ये सच है कि एक सामान्य मुकदमे में आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत आरोपी को मुकदमे में उपस्थित होना आवश्यक है, लेकिन इस मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में एक प्रक्रिया विकसित करनी होगी। यह आपराधिक के तहत आरोपी को दिए गए अधिकारों के विपरीत नहीं होगी। प्रक्रिया संहिता लेकिन साथ ही न्याय प्रशासन का विरोध भी करती है। इसलिए जैसा कि इस न्यायालय ने महाराष्ट्र राज्य बनाम डॉक्टर प्रफुल्ल बी देसाई 2003 4 SCC 601 और साक्षी बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में कहा था 2004-5 SCC 518, हमें लगता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा द्वारा परीक्षण को निर्देशित करके संहिता की उपरोक्त आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। हमारी राय में यह उन दुर्लभ मामलों में से एक है जिसमें हिरासत के स्थान से बिहार में मुकदमे की अदालत तक बार बार जाने से प्रतिवादी और मामले में शामिल अन्य लोगों की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। राज्य के खजाने पर भारी बोझ होने के अलावा इस पृष्ठभूमि में सीबीआई ने प्रस्तुत किया है कि चेन्नई, पलयमकोट्टई सेंट्रल जेल, वेल्लोर सेंट्रल जेल, कोयम्बटूर सेंट्रल जेल सभी तमिलनाडु राज्य में और मैसूर सेंट्रल जेल में हैं। कर्नाटक राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाएं हैं, इसलिए प्रतिवादी को उन जेलों में से किसी एक में स्थानांतरित किया जा सकता है। हालांकि यह सच है कि न्याय के हित में प्रतिवादी को बिहार राज्य से बाहर स्थानांतरित करना आवश्यक है। हमें प्रतिवादी को उपलब्ध कुछ बुनियादी अधिकारों को ध्यान में रखना आवश्यक है, जिन्हें प्रतिवादी को किसी एक में स्थानांतरित करने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। सीबीआई ने सुझाई जेल, इससे प्रतिवादी की पत्नी और बच्चों को कुछ कठिनाई होगी, जिनके बारे में हमें बताया गया है कि वे आमतौर पर दिल्ली के निवासी हैं। उनकी पत्नी सांसद हैं और 2 छोटे बच्चे दिल्ली में स्कूल जाते हैं। मामले की समग्र तथ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम यह उचित समझते हैं कि प्रतिवादी को दिल्ली की तिहाड़ जेल में स्थानांतरित कर दिया जाए और हम तिहाड़ जेल के वरिष्ठतम प्रभारी अधिकारी को ऐसी व्यवस्था करने का निर्देश देते हैं जो उन्हें लगता है कि इसे रोकने के लिए आवश्यक है। यहाँ ऊपर उल्लिखित प्रकृति की प्रतिवादी की गतिविधियों की पुनरावृत्ति और उसे कोई विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा जब तक कि वह कानून में इसका हकदार न हो। तिहाड़ जेल में हिरासत के दौरान उनके आचरण पर विशेष रूप से नजर रखी जाएगी और यदि आवश्यक हो तो इस न्यायालय को सूचित किया जाएगा। हालांकि प्रतिवादी तिहाड़ के जेल मैनुअल के तहत अपने परिवार से मिलने का लाभ पाने का हकदार होगा। वह इस तरह के वर्गीकरण और कानून में उसे उपलब्ध सुविधाओं का भी हकदार होगा। हम ये भी निर्देश देते हैं कि पटना में मामले की सुनवाई अदालत द्वारा अपीलकर्ता की उपस्थिति के बिना भी जारी रहेगी और जहां तक संभव हो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सहायता से सुनवाई की जाएगी। हालांकि किसी विशेष गवाह के बयान की रिकॉर्डिंग के दौरान उपस्थित रहने के एकमात्र उद्देश्य के लिए प्रतिवादी द्वारा अपने स्थानांतरण के लिए कोई आवेदन करने की स्थिति में विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा इसकी योग्यता के आधार पर विचार किया जाएगा और यदि वह इसे उचित समझता है तो वह उस पर विचार करेगा। तिहाड़ जेल के अधिकारियों को उस सीमित उद्देश्य के लिए आरोपी को उसके समक्ष पेश करने का निर्देश दे सकता है। हालांकि ये केवल एक दुर्लभ और महत्वपूर्ण स्थिति में होगा और यदि ऐसा स्थानांतरण आदेश दिया जाता है तो प्रतिवादी को तिहाड़ जेल से संबंधित अदालत में ले जाया जाएगा और यदि आवश्यक हो तो परीक्षण के स्थान पर उचित जेल में और हिरासत में रखा जाएगा। तिहाड़ जेल के अधिकारियों द्वारा विशेष रूप से पुलिस बल तैनात किया जाएगा जो उस तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखेगा जिसमें प्रतिवादी को पटना से दिल्ली स्थानांतरित किया गया है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, प्रतिवादी तिहाड़ जेल मैनुअल के तहत दिए गए अपने परिवार के सदस्यों से मुलाकात के अधिकार का हकदार होगा। इसका सख्ती से पालन किया जाएगा और यह केवल ऐसे व्यक्तियों तक ही सीमित रहेगा जो इस तरह की यात्रा के हकदार हैं। इस आदेश के अनुपालन में हम बिहार राज्य को निर्देश देते हैं कि प्रतिवादी को बेऊर जेल, पटना से तिहाड़ जेल, दिल्ली में स्थानांतरित किया जाए और तिहाड़ जेल अधिकारियों को उसके दिल्ली आगमन की पूर्व सूचना देकर कैदी को अधिकृत अधिकारी को सौंप दिया जाए। प्रतिवादी को पटना से दिल्ली ले जाने वाले अधिकारियों को पारगमन कैदियों पर लागू नियमों का सख्ती से पालन करना होगा और कोई विशेषाधिकार नहीं दिखाया जाना चाहिए। यदि ऐसा कोई कृत्य साबित हो जाता है तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा।
इस आदेश की तारीख से 1 सप्ताह के भीतर प्रतिवादी को पटना से तिहाड़ जेल में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इस आदेश की एक प्रति तुरंत गृह सचिव, बिहार सरकार, बेओ आदर्श जेल के अधीक्षक और कारा महानिरीक्षक तिहाड़ जेल को भेजी जाएगी। हम आगे सभी नागरिक और न्यायिक अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि वे भारत के संविधान के अनुच्छेद 144 के तहत इस न्यायालय के इस आदेश की सहायता में कार्य करें।